दोस्तों हाजिर हूं एक और रिपोर्ट लेकर। मेरी आज की रिपोर्ट रहेगी हिंदी में, क्योंकि आज मैं बात करूंगा हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को होने जा रहे चुनावों से कुछ दिन पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दी जा रही पैरोल के पीछे की राजनीति और उसके पीछे के चुनावी या सियासी गणित के मामले पर। दोस्तों यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि हमें इस पैरोल या फरलो पर किसी तरीके के इतराज हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन 7 साढ़े 7 साल के दौरान गुरमीत राम रहीम, जो कि बलात्कार के 2 गंभीर मामलों और हत्याओं की 2 गंभीर वारदातों में सजायाफ्ता मुजरिम है, रोहतक की सुनरिया जेल में बंद है, उसे 10 से ज्यादा बार पैरोल और फरलो, जिसे हम जेल से छुट्टी कहते हैं, वो दी जा चुकी है। और यह भी पहली बार इत्तेफाक नहीं है कि पंजाब या हरियाणा या देश में किसी क्रिटिकल चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम को यह रियायत दी गई है। इससे पहले हरियाणा के पंचायत चुनाव हों या कई किस्म के छोटे बड़े चुनावों से पहले गुरमीत राम रहीम इसी तरीके से जेल से बाहर आते रहे हैं। अगर हम पिछले तकरीबन 7.5 या 8 साल जिस अरसे के दौरान वो जेल में रहे हैं उसकी पूरी अवधि को देखें तो तकरीबन तकरीबन 1 साल के आसपास ऐसा समय है जो कि गुरमीत राम रहीम ने जेल से बाहर पैरोल या फरलो पर काटा है। लेकिन आज इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश और प्रयास यह रहेगा कि डेरा सच्चा सौदा की सियासी शक्ति, जिसका आधार वो जनाधार, वो वोट बैंक माना जाता है, जो डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ा हो सकता है, वो आखिर कितना असल है, कितना वास्तविक है, जिस कारण बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेताओं द्वारा डेरे सच्चे सौदे की चौखट पर सिजदे होते हैं। नतमस्तक होकर नेता वोटों की भीख इस डेरे सच्चे सौदे और इसके प्रमुख से मांगते हैं। दरअसल में वो वोट बैंक और वोट आधार है क्या, और क्या वाकई इसमें वो असलियत है जिसका दावा किया जाता है? क्योंकि अगर हम डेरा सच्चा सौदा के अपने दावों की बात करें, गुरमीत राम रहीम के अपने दावों की बात करें, तो हरियाणा में 50 से 60 लाख संगत डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी हुई है। इसी तरीके से पंजाब में भी तकरीबन 50 से 60 लाख संगत के ही डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े होने के दावे किए जाते हैं। अगर बात राजस्थान उत्तर प्रदेश की जाए तो 50-50 लाख संगत यहां और मध्य प्रदेश में 40 से 50 लाख। कुल मिला के इन 5 राज्यों में तकरीबन 2.5 से पौने 3 करोड़ संगत डेरे के साथ जुड़े होने के दावे होते आए हैं। और अगर बात करें मीडिया में प्रचारित और प्रसारित किए जाने वाले उस आंकड़े यानी कि 5 करोड़ के जन आधार की, जो कि डेरे सच्चे सौदे का हो सकता है, तो शायद मेरी आज की रिपोर्ट आपको बेमाना लगेगी। लेकिन दोस्तों आज मैं इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल वास्तविकता में डेरा सच्चा सौदा के साथ हरियाणा में कितना वोटर जुड़ा हुआ हो सकता है। और यह एक आंकलन है, यह एक अनुमान है, ये एक एस्टिमेशन है जो कि ऊपर और नीचे हो सकता है। लेकिन जो भी मैं आंकड़े आज आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा वो 10 से 15% ओवर एस्टिमेशन होगा, यानी कि मैं आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर ही आपको बताऊंगा, उसके बाद अपना एनालिसिस आप खुद कर लीजिएगा। अब हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले मतदान के लिए कुल वोटरों की संख्या 1,83,00,000 है। और अगर हम 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों कि वोट परसेंटेज को ध्यान में रखें तो 70 से 75% के बीच में वोटर परसेंटेज रहा है, यानी कि 1,30,00,000 से 1,40,00,000 वोटर इस बार अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आपको सुनकर यह हैरानी होगी कि 50 से 60 लाख जन आधार की बात करने वाला डेरा सच्चा सौदा, अगर उनका यह दावा ठीक है तो उनके कहे पर तकरीबन 30 से 40 लाख वोट हरियाणा में पड़ने चाहिए। और 30 से 40 लाख वोट अगर डेरा सच्चा सौदा के कहने पर हरियाणा में पड़ेंगे तो सरकार वही पार्टी बनाएगी जो डेरा सच्चा सौदा चाहेगा। लेकिन असलियत कुछ और है। दोस्तों आज जो मैं आंकड़ा आपको देने जा रहा हूं, आपको यह सुनकर हैरानी नहीं होगी, बल्कि यह आपके लिए अविश्वसनीय हो सकता है कि पूरे हरियाणा में तकरीबन 2 दर्जन जिले, जितने पंजाब में जिले हैं लगभग उतने ही जिले हरियाणा में हैं, 90 विधानसभा सीटें, 1,83,00,000 वोटरों में डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ जो डेडिकेटेड वोट है वो महज 70,000 है, 70,000। और पूरे मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, या मैं किसी जिले की बात नहीं कर रहा हूं। अब हरियाणा की हर विधानसभा सीट पर औसतन 1.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। 70 से 75% वोटिंग की स्थिति में 1 से 1.25 लाख वोट
हर हलके में पड़ेंगे। डेरा सच्चा सौदा के प्रभाव में हरियाणा के 10 जिलों को माना जाता है, जिनकी तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा सीट्स, लगभग 40 सीट्स पर यह कहा जाता है कि डेरा सच्चा सौदा की भूमिका प्रमुख रहती है। चुनावी नतीजों और परिणामों को प्रभावित करने के नजरिए से डेरे के वोट्स मैटर करते हैं, काउंट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर पूरे हरियाणा में महज 70,000 वोट ही डेरा सच्चा सौदा के कंट्रोल में है, यानी कि वो वोट जो कि डेरा सच्चा सौदा की कॉल पर पड़ेंगे ही पड़ेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम इन 10 जिलों की 40 सीटों को फोकस करें, केंद्रित करें, तो औसतन 1.5 से 2,000 वोट प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी, प्रति हलका आएंगे। अब इस बात पर शायद आपको यकीन ना हो, भरोसा ना हो, लेकिन इतिहास में जो होता रहा है, मैं थोड़े से उन रेफरेंसेस को आज आपके सामने लाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन 10 जिलों के बारे में और उन सीट्स के बारे में। दोस्तों, सबसे ज्यादा वो इलाके जो कि डेरा सच्चा सौदा से प्रभावित हो सकते हैं, होते हैं नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन वो इलाके जहां पर कि डेरा सच्चा सौदा का एक जनाधार माना जाता रहा है, मीडिया में परसेप्शन के हिसाब से, पॉलिटिशियंस की नजरों, और वहां पर जो नेता इन इलाकों के डेरा सच्चा सौदा के सामने जाके सजदे करते हैं, अगर हम इन सभी पैमानों को ध्यान में रखें तो 10 जिले जो कि ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं डेरा सच्चा सौदा से, वो हैं हिसार, सिरसा, जींद, कैथल। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, फतेहाबाद। माना अक्सर यह गया कि 10 इन जिलों की 3 दर्जन से अधिक इन विधानसभा सीटों पर डेरे सच्चे सौदे के समर्थकों और उनके वोट आधार की भूमिका निर्णायक रहती है। लेकिन दोस्तों, यह असलियत नहीं है, यह सच्चाई नहीं है। इन जिलों की भी अगर बात करें तो ज्यादा प्रभाव डेरा सच्चा सौदा का सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद, अंबाला, कुरुक्षेत्र, इन 4 या 5 जिलों तक केंद्रित है। इसके अलावा बहुत से ऐसे जिले हैं जिनमें आंशिक स्तर पर डेरे सच्चे सौदे का जनाधार या फिर उसके आधार के तहत आने वाला वो वोट बैंक है जो कि किसी उम्मीदवार या किसी पार्टी का राजनीतिक भविष्य तय कर सकता है। अगर हम यह समझना चाहें कि औसतन इन 35 से 40 सीटों पर डेरे सच्चे सौदे की अपनी वोट कितनी है, दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 500 से लेकर 3,000, मैक्सिमम 3,000 तक इन सीटों पर डेरे सच्चे सौदे की अपनी कमिटेड, डेडिकेटेड वोट है। जो 50 या 55 से 60 लाख तक जनाधार होने का दावा गुरमीत राम रहीम या डेरा सच्चा सौदा हरियाणा में करते आए हैं, यह दावा निराधार है, बढ़ा चढ़ाकर दिया गया अनुमान है, एक अतिशयोक्ति, एक एग्जैजरेशन है। राजनीतिक हलकों में अपना दबाव, प्रभाव, रसूख कायम रखने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बताया गया इन्फ्लेटेड आंकड़ा है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में 40-40, 50-50, 60-60 लाख जनाधार होने के दावे बातें की जाती हैं। बहुत बड़ी कॉमन सेंसिकल और लॉजिकल सी बात है कि अगर उत्तर भारत के 4 या 5 इन राज्यों में, बड़े छोटे राज्यों में आप 1.5, पौने 2 या 2 करोड़ वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं, वोट्स को अपनी मर्जी से किसी भी उम्मीदवार या किसी भी पार्टी के पक्ष में या उसके विरोध में डलवा सकते हैं, तो फिर इन राज्यों की सरकारें आपकी मर्जी के बगैर नहीं बन पाएंगी, नहीं बन सकती। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ना तो पंजाब में ऐसा हो रहा है, ना ही हरियाणा में ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट ये एक ऐसी लेबलिंग और ब्रांडिंग है जिसको पिछले कई सालों, दशकों से रादर डेरा सच्चा सौदा करता आया है। दोस्तों, आज मैं आपको 2009 के हरियाणा विधानसभा चुनावों की 7 सीटों के बारे में यहां पर बताना चाहूंगा, जब डेरा सच्चा सौदा ने निर्दलीय उम्मीदवार, अपने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए। तकरीबन 30 से 35 सीटों पर पहले डेरा सच्चा सौदा को अपने उम्मीदवार खड़े करने थे, लेकिन बाद में जब सतही जमीनी हकीकत का अंदाजा हुआ, उसके बाद 7 उम्मीदवारों को 2009 के विधानसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस की सरकार दोबारा हरियाणा में बनती है, उसमें डेरा सच्चा सौदा ने उतारे। बाकायदा घोषणा और ऐलान करने के बाद डेरा सच्चा सौदा के समर्थन से निर्दलीय उतारे गए इन उम्मीदवारों को रानिया, टोहाना, पेहेवा, इंद्री, गुला, रादौर, इन सीटों पर 5,000 से ज्यादा वोट किसी भी सीट पर नहीं मिले, सिवाय गुला की सीट जहां पर कुलवंत बाजीगर को 17,000 वोट मिले। इसका मतलब यह था, इशारा साफ था
कि साल 2009, जबकि पंजाब और हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा को बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में देखा जाना शुरू किया जा चुका था। पंजाब में तो तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी के नेता डेरे सच्चे सौदे के साथ उस वक्त सौदेबाजी में भी आ चुके थे। उस वक्त डेरा सच्चा सौदा ने 7 सीटों पर हरियाणा में अपने उम्मीदवार उतारे और उनका हश्र बहुत बुरा हुआ। इसके बाद के तमाम सालों में भी डेरा सच्चा सौदा का क्लाउट, उनकी एक लेबलिंग हमेशा रही, लेकिन सतही स्तर पर डेरा सच्चा सौदा कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पाया। अगर हम दोस्तों 2012 का पंजाब का विधानसभा चुनाव देखें, जिससे पहले डेरे सच्चे सौदे के साथ अकाली दल की एक अंडरस्टैंडिंग की बात हमेशा उभरी है। पिछले दिनों विवाद भी पंजाब में बहुत गर्म रहा। उस चुनाव में भी अकाली दल के दोबारा सत्ता में आने का बड़ा कारण ज्यादा गिनती में निर्दलीय उम्मीदवार, जो कि बागी उम्मीदवार थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो खड़े हुए। बहुजन समाज पार्टी के साथ एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग में अकाली दल चलता है। बीएसपी के कैंडिडेट जो खड़े किए गए वो कई कई हजार वोट ले गए, जिस कारण कांग्रेस का खेल पंजाब में बिगड़ता है। अकाली दल और भाजपा की सरकार 2012 में बनती है। 2012 के बाद 2017 के पंजाब के विधानसभा चुनावों में जब गुप्त तरीके से डेरा सच्चा सौदा ने शिरोमणि अकाली दल की मदद की, उन चुनावों में अकाली दल का हश्र हालत क्या हुई, जिसके बाद से अकाली दल लगातार राजनीतिक हाशिए पर सरकता चला गया, वो पंजाब की राजनीति में अच्छी तरह सबको पता है। डेरा सच्चा सौदा का यह बनावटी प्रभाव हमारे आपके लिए एक बहुत बड़ा हैरानी का कारण तो होना ही चाहिए, लेकिन उन राजनेताओं के लिए, सियासी नेताओं के लिए भी सोच का विषय जरूर होना चाहिए, जो कि अपने राजनीतिक सोच के दिवालियेपन के कारण आज इस मुहारे पर आके खड़े हो चुके हैं कि कुछ हजारों में वोट रखने वाले एक डेरे के सामने इस तरीके से नतमस्तक हो रहे हैं। गंभीर आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता एक मुजरिम को रियायतों पर रियायतें दी जा रही हैं। सरकार, उनके वकील अदालतों में चुप्पी धारण करके रहते हैं। पंजाब के राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों और खास करके सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी और भगवंत मान की हालत तो और भी तरस खाने लायक है, जहां डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के खिलाफ बेअदबी के मामलों में मुकदमा शुरू करने की मंजूरी तक को पिछले 2.5 सालों में मौजूदा सरकार ने नहीं दिया है। दोस्तों, आपको मैं 2024 के हरियाणा लोकसभा, 10 हरियाणा की लोकसभा सीट्स हैं, इनके नतीजों पर भी ले जाना चाहूंगा, क्योंकि यहां भी तकरीबन 5 या 6 ऐसी सीट्स हैं जो कि कहा जा सकता है कि उन हलकों और इलाकों की सीट्स मानी गई हैं जहां पर डेरे का थोड़ा बहुत प्रभाव, मैं तो इसे थोड़ा बहुत प्रभाव ही कहूंगा, बचा खुचा प्रभाव जो है वो बचा है। इन सीटों पर क्या हुआ, पिछले 4 महीने पहले की बात है, मई के चुनाव थे। लोकसभा की 10 हरियाणा की सीटों पर आप हैरान होंगे कि सिरसा में कांग्रेस जीतती है, हिसार में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, सिरसा में कुमारी सैलजा और हिसार में जयप्रकाश। इसके अलावा सोनीपत में कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है, अंबाला में कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है। अब अंबाला, सोनीपत, सिरसा, हिसार, ये 4 वही लोकसभा संसदीय क्षेत्र तो हैं जहां डेरा सच्चा सौदा का थोड़ा बहुत प्रभाव माना जाता है और इन इलाकों में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। करनाल और कुरुक्षेत्र 2 लोकसभा क्षेत्र जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। अब करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर लाल खट्टर एक बहुत बड़ा चेहरा थे, वो चुनाव मैदान में आते हैं और वहां से जीते हैं। हालांकि उनकी जीत भी 2019 के मुकाबले, जो कि लगभग 6 लाख से ज्यादा वोट्स के मार्जिन से भाजपा प्रत्याशी ने हासिल की थी, उसके मुकाबले कोई ज्यादा बड़ी जीत नहीं थी। कुरुक्षेत्र की बात कर लें, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नवीन जिंदल यहां जीते हैं, लेकिन यहां पर भी डेरे सच्चे सौदे, जिनका प्रभाव तो इस इलाके में माना जाता है, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा प्रभाव बाबा बागेश्वर का चला, जिनका शिविर कई दिन तक कुरुक्षेत्र में चुनावों से पहले लगा और इसी का फायदा नवीन जिंदल भाजपा प्रत्याशी को हुआ। उनकी जीत भी एक बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट के बाद हो पाई। 2 सीटें जहां पर भाजपा के प्रत्याशी जीते, जहां पर गुरमीत राम रहीम या डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव था, वहां की जीत के फैक्टर अलग थे। और 4 वो सीटें जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, सिरसा, सोनीपत, हिसार और अंबाला, इन सीटों पर गुरमीत राम रहीम या डेरे सच्चे सौदे के प्रभाव का क्या जमीनी असर दिखा, यह आपके सामने है। भाजपा प्रत्याशियों की इन सीटों पर हार रही। सुले देकर पूरी बात का लब्बो लबाब यही निकल कर आता है
कि जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा ने पिछले कई दशकों, खास करके पिछले तकरीबन 12-15 सालों से अपने आप को लेबल किया, ब्रांड किया, उसके जनाधार को, उसके वोट, उसके साथ जुड़े हुए वोट बैंक को जिस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर हर स्तर पर पेश किया गया, जमीनी हकीकत उससे बहुत ही अलग है। 10 हरियाणा के जिले, जिनमें से 6 जिले उस बेल्ट में आते हैं जहां पर डेरे का ज्यादा प्रभाव हो सकता है, वहां पर भी चुनावी राजनीति के प्रभाव के हिसाब से डेरा सच्चा सौदा पूरे तरीके से बेअसर है। 500, 700, 1200, 1500, 2000 या फिर उंगलियों पर गिने जाने वाले 3 या 4 हलकों में 2500 से 3000 वोट, यही डेरा सच्चा सौदा का हरियाणा के 10 जिलों की 36 या 40 सीटों पर वो जनाधार, वो वोट आधार है जिसके बल पर इतनी बड़ी रियायतें गुरमीत राम रहीम को समय समय की सरकारें देती आई हैं। हरियाणा का पैटर्न और पंजाब का पैटर्न अलग है। हरियाणा की सरकार ने गुरमीत राम रहीम को जेल के अंदर डाला और उसके बाद उसे वो रियायतें देनी शुरू की जो कि शायद किसी न किसी राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा है। लेकिन पंजाब में गुरमीत राम रहीम को मुकदमे शुरू होने से पहले ही रियायतें मिलती आई है। कई मामलों में उसके खिलाफ कैंसलेशन रिपोर्ट्स तक दाखिल कर दी गई जिनको अदालतों में सरकारों ने चुनौती नहीं दी, और बहुत से मामलों में उसके खिलाफ मुकदमा शुरू करने की ही इजाजत इस वक्त की पंजाब सरकार नहीं दे पा रही है। तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हरियाणा और पंजाब में डेरा सच्चा सौदा एक ऐसे सिकुड़ चुके वोट आधार के बूते पर सौदेबाजी वहां की सत्ताधारी पार्टियों से करता आया है, जिसका अंदाजा, जिसका आकलन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आज तक सही तरीके से नहीं किया। अगर डेरा सच्चा सौदा के पल्ले एक मजबूत वोट आधार होता तो शायद 2009 के विधानसभा चुनावों में 7 सीटों में से 4 या 5 सीटों से विधायक चुनकर हरियाणा विधानसभा पहुंच चुके होते। अगर डेरा सच्चा सौदा के पास मजबूत वोट आधार होता तो 2017 जब गुप्त तरीके से सीधी सपोर्ट शिरोमणि अकाली दल की पंजाब में डेरा सच्चा सौदा ने की, उन चुनावों में अकाली दल का वो हश्र ना होता, मालवा में कई सीटों पर अकाली दल जीत दर्ज कर पाता, अकाली दल राजनीतिक हाशिए पर सरकना शुरू ना हो चुका होता। अगर 2024 के लोकसभा चुनावों में डेरा सच्चा सौदा का वोट आधार उतना मजबूत रहा होता तो भारतीय जनता पार्टी को सिरसा, हिसार, सोनीपत और अंबाला जैसी सीटों पर शिकस्त खानी ना पड़ती। डेरा सच्चा सौदा के जनाधार की इस असलियत को जानने के बाद मैं आस और उम्मीद करता हूं कि आपके सामने तस्वीर साफ हो चुकी है। एक सिकुड़ चुके जनाधार को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने पेश करने, राजनीतिक गलियारों में प्रस्तुत करने में डेरा सच्चा सौदा मैनेजमेंट पिछले कई सालों नहीं बल्कि दशकों से कामयाब होती आई है। जो राजनीतिक या सियासी सौदा चलता आया है सत्ता पक्ष की पार्टियों और नेताओं और डेरा सच्चा सौदा के बीच, वो दरअसल में एक झूठा सौदा है जिसके पीछे कोई वोट आधार नहीं है। वोट आधार की हकीकत और असलियत मैंने आपको बताई है। हालांकि यह भी अनुमान है, यह भी आकलन है। अगर आपके पास इससे ज्यादा और इससे बेहतर पुख्ता जानकारी है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे और इस रिपोर्ट में जो भी आंकड़े मैंने आपके साथ साझे किए उससे अगर कॉन्फ्लिक्ट में आप जुड़ी कोई जानकारी आप मुझसे साझा कर सकते हैं और मुझे दुरुस्त कर सकते हैं तो कीजिए। लेकिन मैंने अपने बहुत अलग अलग सूत्रों से पिछले कई महीनों के दौरान जो बातचीत की और इस वोट आधार को लेकर जो बहुत बड़ा भुलेखा डेरा सच्चा सौदा ने पिछले कई दशकों में क्रिएट किया, जिसके बूते पर ही आज वो राजनीतिक बार्गेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करते आ रहे हैं, उसको आपके सामने लाने की एक कोशिश की है। हमारे आपके पास ऐसा कोई बैरोमीटर, ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई मीटर नहीं है जिससे इस चीज का पता चल सके कि पंजाब और हरियाणा में क्या 50-50, 60-60 लाख का जन आधार डेरा सच्चा सौदा के पास है या नहीं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में क्या 50-50 लाख अनुयायी डेरा सच्चा सौदा के हैं या नहीं। मध्य प्रदेश में क्या 40 लाख अनुयायी होने का दावा सही है या नहीं। जब ऐसा कोई जन आधार नहीं है तो ये करोड़ों लोगों, समर्थकों के दावों की असलियत कैसे प्रमाणित की जा सकती है।
आखिर में बचते हैं वही आंकड़े, वही चुनावी आंकड़े जो कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों या पार्लियामेंट्री संसदीय क्षेत्रों में हुई वोटिंग के बाद हमारे आपके सामने आते हैं नतीजों की शक्ल में। और पिछले कुछ चुनावों के नतीजों में डेरे सच्चे सौदे द्वारा समर्थित पार्टियों और उसके उम्मीदवारों का जो हाल और हश्र हरियाणा में हुआ है, पंजाब में हुआ है, गवाही इस चीज की बरता है कि डेरे का अब कोई भी मजबूत आधार, वोट आधार नहीं बचा है। तो दोस्तों, आज इस रिपोर्ट को यही दूंगा विराम। आपके कमेंट्स, आपकी फीडबैक की इंतजार में, उन टिप्पणी, उन कमेंट्स की इंतजार में आज इस रिपोर्ट को रोकता हूं और अगली रिपोर्ट तक आने के वायदे के साथ आपसे लेता हूं इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद इस रिपोर्ट को देखने के लिए।